नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और मैं हूं अंकुर यादव। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के अनुभव आप तक पहुंचाएं ताकि आपकी जानकारी, आपका ज्ञान और बेहतर हो और तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के बारे में आप समझ बना सकें। पिछले दिनों लगभग हमने 8 महीने कोरोना महामारी के बीच गुजारे हैं। इस दौरान कई दफा लॉकडाउन लगा, हम घरों में कैद रहे। ऐसे में मनोरंजन ही वो साधन था जो 24 घंटे घड़ी की टिक टिक के बीच हमारा साथ दे रहा था। मनोरंजन का एक बड़ा दायरा है, एक बड़ी दुनिया है। फिल्म मेकिंग हो या ड्रामा हो, थिएटर हो, इस बड़े दायरे में काम कर रहे लोगों के अपने अनुभव होते हैं। आज एक ऐसी ही खास मुलाकात कुछ ऐसे कलाकारों के साथ जो थिएटर की दुनिया में नए हैं लेकिन काम के अनुभव के बलबूते पर अपनी पहचान बना रहे हैं। थिएटर के ऐसे 5 कलाकार आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 8वें बैच के पास आउट हैं। इनसे बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। वर्तमान जो थिएटर है उस पर बात करेंगे, उनके अनुभवों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं शांतनु पांडे जो मूलतः छतरपुर से हैं और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से 8th बैच के पास आउट हैं। वो डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। पिछले दिनों एक बढ़िया नाटक छतरपुर में उनके द्वारा देखने को मिला था और देश के अन्य हिस्सों में भी उनके नाटक इन दिनों देखे जा रहे हैं। हमारे साथ विकास सिंह राजपूत हैं जो ग्वालियर से आते हैं, MPSD के 8वें बैच के पास आउट वो भी हैं और एक्टर के तौर पर वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं। हमारे साथ एकता सिंह परिहार हैं जो कि सतना से आती हैं और इन दिनों हैदराबाद में मास्टर इन थिएटर कर रही हैं। एक्टर हैं और एक्टिंग की बारीकियों के साथ साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रही हैं। हरिनारायण चढ़ार हमारे साथ हैं जो सागर से आते हैं, MPSD से पास आउट हैं। एक्टिंग डायरेक्शन में इनकी महारत है। अंशुल दुबे हमारे साथ हैं जो नरसिंहपुर से आते हैं। सिंगिंग और म्यूजिक को लेकर उनका जो विशेष योगदान थिएटर में रहा है वो तो है ही, साथ ही पिछले दिनों MX प्लेयर पर आई एक फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। तो ऐसे कुछ युवा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। शांतनु, आपसे ही शुरू करते हैं जी। अब तो खैर 2-4-5 साल हो गए आपको थिएटर की दुनिया में आए हुए, रमे बसे हुए। मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ कब ये प्रोसेस बना दिमाग में कि एक्टिंग की तरफ जाना है या थिएटर की तरफ जाना है, और उस समय क्या प्रेरणा थी आपके भीतर? जैसे हर एक कोई भी चीज़ होती है ना तो उसका रुझान देख देख कर, दूसरों लोगों को देख कर आप लेते हो कि यार इनके जैसा मुझे कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड के अंदर जाते हो तो फिर आपको लगने लगता है कि मुझे इनके जैसा नहीं करना है, मुझे अपने जैसा करना है। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत मेरे कॉलेज के दिनों से हुई। कॉलेज में नुक्कड़ नाटक होते थे तो उन दिनों मेरे कॉलेज में एक नया ग्रुप खुला था आगाज़, तो उसको ज्वाइन किया था मैंने। उसको ज्वाइन करने के साथ ही मैंने नुक्कड़ नाटक को करना चालू किया। धीरे धीरे जब वहाँ पर एक्टिंग चालू हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ जो मुझे खुशी दे रही है, मुझे लगता है मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से मैंने जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर या फाइनल ईयर में था तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा थिएटर में और मैं भोपाल थिएटर करने के लिए चला गया। तो मैंने वहाँ पर भोपाल में KG त्रिवेदी जी हैं, उनके साथ मैंने वहाँ पर थिएटर के ज्वाइन किया। वहाँ पर लग कर 2 साल पहले काम किया। फिर इसके बाद मेरा चयन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हो गया। तो 1 साल वहाँ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के अंदर वहाँ पर रहकर बहुत सारे लोग मतलब जो हैं देश से, वे विभिन्न इलाकों से जो आते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए, उनके सानिध्य में हमें सीखने का मौका मिला और वो एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब था। तो फिर वहाँ से जब हम लोग निकले तब भी मैं करेंटली मास्टर इन थिएटर आर्ट्स कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, और अभी इसके अलावा छतरपुर में रह रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं लेकिन किसी और से पूछते हैं। एकता, बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि वो 12वीं जब पास आउट होते हैं तो उसके बाद बहुतायत में इंजीनियर और डॉक्टर्स बनने के लिए चले जाते हैं। इन दिनों CA को लेकर, MBA को लेकर, MCA को लेकर, CA इस तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ी लाइंस को लेकर लोगों के दिमाग में रुझान रहता है। वो अलग बच्चे कौन होते हैं जो थिएटर की तरफ चले जाते हैं? उनका दिमाग कैसे काम करता है? सर वो बच्चे होते हैं जो अलग पहचान अपनी बनाना चाहते हैं, भीड़ से हटके बनाना चाहते हैं, जिनकी रुचि
होती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, और बचपन से उनके अंदर कोई ना कोई कीड़ा रहता है, लेकिन बस उस कीड़े में उसको बढ़ावा देने वाला नहीं होता है। जब वो उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है तो फिर वो अपनी कला और भी दिखाते हैं और भी अपना जलवे बिखेरते हैं। तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट जब मिल जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया होती है। विकास, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक वो अलग दुनिया होती है थिएटर की, जहाँ बहुत सारे रंग होते हैं, म्यूजिक होता है, जो क्राफ्ट का काम होता है, और जो एक्टिंग होती है, मतलब कला की तमाम जो बारीकियां होती हैं वो उसमें होती हैं। वो दुनिया कैसे आपको प्रवेश देती है, और उस समय का एक्सपीरियंस कैसे रहता है जब शुरुआत होती है थिएटर की तरफ आकर्षण की? जी। अब ये आकर्षण प्रवेश कैसे वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस दुनिया में प्रवेश आप किस मोटिव से कर रहे हैं। बेसिकली आप देखें, एक्टर बहुत हर कोई है, किसी से भी हम पूछ लें आप हीरो बनना चाहेंगे तो वो हाँ कर देंगे। लेकिन ये जो दुनिया है ये रंग तभी देगी जब आप उसका जो डिसिप्लिन है, जो उसकी मेहनत है, आप उसको अडेप्ट करने के लिए और उसके लिए आप तैयार हो। क्योंकि एक्चुअली वो वही कर सकता है जो असल में ये करना चाहता है। बाकी तो ऐसा होता है कि कोई आए लोग 2 या 4 दिन उस दुनिया में रहे, उन्हें वो दुनिया बाहर वाली ज्यादा रंगीन लगेगी, ये जो मेहनत और डिसिप्लिन है ये उन्हें ज्यादा बेरंग लगता है जी। तो ये उसे रंग देती है जो असल में ये करना चाहता है, जो उस मेहनत के लिए तैयार है, और उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया। काफी हद तक हम समझ को बेहतर बना रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो इस दिशा में जाना चाहते हैं। अंशुल, थिएटर को अगर परिभाषित करना हो, बतौर स्टूडेंट आपने थिएटर को काफी दिनों से जिया है, तो किस तरह से परिभाषित करेंगे? थिएटर मेरे हिसाब से तो एक ज़िंदगी है। थिएटर एक वो माध्यम है जो कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। वो थिएटर आपको सिखाता है जीवन जीने का तरीका, एक मानवता आपके अंदर पैदा करता है थिएटर। इसलिए थिएटर की कोई परिभाषा, उसको मतलब परिभाषा के दायरे में बांधना बहुत छोटी चीज हो जाएगी। थिएटर के लिए परिभाषा देना हर किसी की अलग हो सकती है। हर किसी की अलग हो सकती है। मेरी जो परिभाषा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यही बोलूंगा कि थिएटर की कोई परिभाषा नहीं है। थिएटर वही है जो आपको एक बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाए, आपको एक बेहतर इंसान बनाए। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हरिनारायण, ये बहुत सारे और भी माध्यम होते हैं जहाँ पे हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुद के लिए कामयाबी खोज सकते हैं, लेकिन थिएटर उनमें से कैसे अलग है? अन्य माध्यमों से थिएटर अलग किस तरह है, इसको लेकर मैं कहूँगा कि अभी एक दिन पहले ही कहीं बात मैंने सुनी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि थिएटर जो है, अगर हम सिनेमा देखें या हम सीरियल्स देखें, उनमें जो ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं और एक्टर होता है, उसके बीच में मीडिया है, एक माध्यम है। लेकिन जो थिएटर होता है, थिएटर सीधा आपके सामने जिस तरह से आकार बन रहा है व्यक्ति का, जिस तरह से बोल रहा है, वो आपके सामने सजीव होता है, ना कि हम टीवी पे देख रहे हैं या कैमरे पे देख रहे हैं। तो वो जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना दर्शक के साथ, ये थिएटर को अन्य माध्यमों से अलग कर देता है और उनसे ऊपर उठाता है, ये मेरा मानना है। और जैसा कि आपने अभी पूछा था कि थिएटर क्या है, तो अंशुल ने बताया कि थिएटर को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, मुझे भी यही लगता है। और मेरी नज़र में मैं ये मानता हूँ थिएटर जो है वो जीवन जीने का नज़रिया पेश करता है आपके सामने, जीवन को देखने का नज़रिया पेश करता है। मैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो लोग साधु सन्यासी हैं, जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं, वो जंगल में जाके तपस्या ना करें, वो यहाँ पे रहकर थिएटर करें। और अगर वो थिएटर करते हैं तो मैं कहूँगा वो उनको वही चीज़ मिलेगी जो वो साधना करके पाते हैं, तप करके पाते हैं। जीवन जीने का नज़रिया, जीवन को तटस्थ रहकर देखने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें आपको थिएटर में मिलेंगी। बहुत बढ़िया। तो थिएटर स्पिरिचुअल है, जिंदगी को देखने की दृष्टि आपको देता है। एकता, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इन दिनों हैं जो थिएटर में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा देखा गया है कि हम थिएटर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पे थोड़ा सा कामयाब हुए और फिर हम मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। हालांकि ये सपना भी बुरा नहीं है जो लोग करना चाहें, लेकिन आप क्या मानती हैं कि ऐसे में थिएटर का क्या नुकसान होता है? उस पर लोग ठहरते नहीं हैं, इस कारण से उसके विस्तार की संभावनाएं खत्म होती हैं। सर, विस्तार तो डे बाय डे होता है,
कोई आदमी आता है, कोई बच्चा ज्वाइन करता है, वो अपना 100% देता है, उस फील्ड को, थिएटर को देता है और चीज़ें सीखता है और सीख कर वो चला जाता है। थिएटर का नुकसान इससे नहीं होगा, आप अपना भी नुकसान नहीं होगे, आप उससे ग्रो करोगे और थिएटर भी डेवलप करेगा। थिएटर सिर्फ आपको बांध के नहीं रखता कि नहीं सिर्फ अगर आप मुझे कर रहे हो, मतलब आप थिएटर फील्ड पे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कैमरा भी करोगे, आप थिएटर भी करोगे, आप दोनों जगह अपना नाम बना सकते हो। और थिएटर में भी बहुत करियर है, बहुत स्कोप है। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे तो थिएटर टीचिंग फील्ड पे जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ बेसिकली थिएटर को, तो इसके लिए मैं आगे प्रयास करूँगी। तो स्कोप है और बच्चे जो जाते हैं वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कुछ इसमें खराबी नहीं है कि अगर आप कैमरा कर रहे हो, आप समय समय के साथ दोनों चीज़ें करते हो। शांतनु, एक स्टूडेंट के तौर पर बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर जब आप प्ले करते हैं, आप देश भर में 10-12 बड़े प्ले में हिस्सा रह चुके हैं, जहाँ पे आपने एक्टिंग की, डायरेक्शन किया। एक डायरेक्टर का प्रोसेस क्या होता है, जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है कहानी को चुनते वक्त या अपने अभिनेताओं को चुनते वक्त? मेरे हिसाब से कोई भी प्ले जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके खुद से होते हैं कि आप यही प्ले क्यों डायरेक्ट करना चाहते हैं, कैसे ये प्ले आपके जो आसपास का वातावरण है, कैसे ये वो उस वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अभी प्ले किया तो वो इतना समसामयिक है कि वो कहीं पर भी जाओ तो वैसे ही सिचुएशन है, वैसे बच्चे हैं, आज बच्चे कैसे हो रहे हैं और वैसे ही कैसी लड़कियों की सिचुएशन है। तो आपको अपने समाज को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ है कि आपको ना जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हो तो हर एक एक्टर को समझना है और हर एक बैक स्टेज को समझना है, क्योंकि एक्टर कोई प्ले किसी एक का प्ले नहीं हो सकता। ये पूरे पहले तो थिएटर ही कोलैबोरेटिव एफर्ट है, उसमें कोई एक बंदा ऐसा नहीं, वन मैन आर्मी का नहीं हो सकता। इसमें आपको जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है या जो लड़की आपके साथ काम कर रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है। और फिर आप डायरेक्टर हो तो आप अपने एक्टर को मोल्ड कीजिए कि आप कैसा चाहते हो प्ले में, आप उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हो, तब वो प्ले खिलता है, तब उस प्ले की खूबसूरती नज़र आती है कि हाँ यार, तब स्टेज में जब लोग उसे देखते हैं तब उसके तालियों की उसे गड़गड़ाहट होती है। और यही एक डायरेक्टर को अपनाना चाहिए कि पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है, प्ले के विषय को, लोगों को और जो उसके साथ काम कर रहे हैं उन सब को। ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छे। एक एक्टर के तौर पर अंशुल, आप क्या देखते हैं कि जब मंच पर 200 लोग 300 लोग जब ऑडिटोरियम में सामने बैठे होते हैं और आप मंच पर एंट्री लेते हैं, तो एक एक्टर के तौर पर क्या तैयारी उस समय की होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? बातों का ध्यान तो बहुत कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम मंच पर होते हैं तो हमें 200 लोगों के दर्शकों के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनको महसूस करना होता है और हमें चरित्र में रहना होता है, मेन चीज़। तो हम चरित्र होते हैं, जब हम मंच पे होते हैं तब हम, अगर मैं हेमलेट कर रहा हूँ तो मैं हेमलेट हूँ मंच पे, ना कि मैं अंशुल हूँ। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़, जब मंच पे होते हैं तब हमें टेक्निकलिटी को भी बहुत ध्यान रखना होता है एज एन एक्टर। जब हम स्टेज पे हैं, थिएटर की मैं अगर बात करूं तो लाइट्स को ध्यान रखना है, हमें म्यूजिक का क्यू याद रखना है, अपनी पोजीशन याद रखना है, हमें को एक्टर के डायलॉग के क्यूज याद रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें। और अंत में अगर बात करें, जब नाटक समाप्त होता है, जब नाटक खत्म होता है तो बहुत खुशी होती है, जब, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको देखने के लिए 200, 250, 1000, 2000, 10,000 लोग आए हैं, तो वो एक खुशी के, वो सिर्फ खुशी मिलती है अभिनेता को कि अभिनेता को देखने के लिए ये भीड़ आई हुई है। तो वो जो खुशी होती है वो हर बार एक नया काम करने का जज्बा देती है, हर बार कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का, हर बार कुछ अच्छा कर जाने का, आगे बढ़ते रहने का एक जज्बा देती है। तो वो खुशी के साथ चीज़ों को, जो आपने ध्यान रखने का बोला, वो ध्यान रखते हुए एक खुशी की ओर बढ़ने का वो होता है।
विकास, इन दिनों बहुत बदल रही है दुनिया और खासतौर पे सिनेमा में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 30-40 वर्षों में एक तरह का सिनेमा बनता रहा और पिछले 5-10 वर्षों में जो सिनेमा में परिवर्तन आया है उसको किस तरह से आप देखते हैं? जो मौके बने हैं नए लोगों को काम करने के, नई कहानियों के आने के लिए, वो किस तरह से देखते हैं आप? ये जो सही कहा आपने कि पिछले काफ़ी समय से एक तरह का सिनेमा बन रहा था जिसमें एक्टर के रूप में मैं कहूँगा कि एक्टिंग काफ़ी सीमित हो चुकी थी। एक पैटर्न होता था, एक स्टोरी ज़्यादातर एक जैसी होती थी, एक पैटर्न होता था एक्टिंग का। और अभी रियलिटी की तरफ सिनेमा, मैं कहूँगा रियलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जिसके साथ में एक्टर के लिए जो डिटेलिंग है, जो थॉट है, वो काफ़ी ज़्यादा, अब उनका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब एक्टिंग अब रियलिटी की तरफ, रियलिज्म और स्पॉन्टेनिटी की तरफ ज़्यादा आ गई है। जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अगर, तो उसमें जैसे एक सीरीज़ है, अगर एक मूवी होती है वो 2 घंटे चलती है, लेकिन अगर एक सीरीज़ है वो 10 एपिसोड्स या सीज़न दर सीज़न उसके आते हैं। तो एक कैरेक्टर बिल्ड करने के तौर पर मैं कहूँगा कि जब इतनी देर तक आप उस कैरेक्टर को करते हैं तो बेसिकली वो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि उस कैरेक्टर को आप जी रहे हैं। तो काम जो आज के दौर में हो रहा है उसमें एक्टर के लिए ये दौर बेहतर है और काम करने को मौके भी ज़्यादा हैं और ये काम करने का जो तरीका है, जो स्पॉन्टेनियस है, जो रियलिज्म है, ये मैं मानता हूँ कि जो अभी जो चल रहा है वो बेहतर है। हरिनारायण, इसी से जुड़ा एक सवाल कि हम देखते रहे कि 70 के दशक से और 90 के दशक तक इन 30 वर्षों में लगभग बल्कि 2002 या 3 तक ऐसी फिल्में आती रहीं जिसमें पूरी फिल्म को एक हीरो चलाता था। लेकिन वो जो बात विकास ने कही कि अब डिटेलिंग होती है, अब जो सह कलाकार हैं उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि अब सिर्फ हीरो बनने का एक जो मकसद, एक ख्वाब रहता था कलाकारों का, उसके आगे भी एक दुनिया दिखने लगी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन तो हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि 2000 तक हम देखें या 2003 तक देखें, एक अलग तरह का सिनेमा था, उसके पहले कुछ अलग तरह का सिनेमा था। ये हुआ क्या कि जो शुरुआत में डायरेक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं उस ग्रामीण भारत से जुड़े हुए थे और उस तरह की फिल्में, उस तरह का सिनेमा बनाते थे जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन बीच में जो कुछ डायरेक्टर्स आए, मुझे लगता है वो एलिट क्लास से आए, उन्होंने कभी उस भारत को महसूस ही नहीं किया था या उसको उतने पास से नहीं देखा था। उसके बाद जो डायरेक्टर्स आए हैं अभी, चाहे अनुराग कश्यप हों, तिग्मांशु धूलिया हों, विशाल भारद्वाज हों या और भी जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे शहरों से निकल के गए हैं। जब वो छोटे शहरों से निकल के गए हैं तो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने सिर्फ मुंबई देखा है या उन्होंने सिर्फ हैदराबाद देखा है, उन्होंने उस भारत को भी देखा है जो गांव में बसता है, जो छोटे शहरों में बसता है। तो वहाँ पे जाके कहानी अपने आप बदल गई, या कहें कि एक फिर से कहानी में बदलाव आया और जो एलिट क्लास का सिनेमा होता था उससे अब सिनेमा उस तरफ जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी शूटिंग हो रही है, फिल्म बन रही है, वेब सीरीज बन रही है। तो मुझे लगता है ये एक जो परिवर्तन हुआ है इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो आज के डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे शहरों से निकल के आ रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण भारत भी देखा हुआ है, काफी बदलाव आया हाँ, उनके वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। एक था पहले नारी प्रधान फिल्मों का मतलब होता था कि फिल्म सिर्फ अपने लिए बनाई जा रही है, एक अकेली हीरोइन पूरी फिल्म को 100 करोड़ नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी देख रहे हैं पिछले 8-10 वर्षों में कि कई फिल्में हीरोइंस ने अपने कंधे पर पूरी फिल्म को निकाला है और अब कहानियां उनके लिए लिखी जा रही हैं। इस परिवर्तन को किस तरीके से देखती हैं भारत की महिलाओं के लिए? ये बहुत अच्छा अवसर निकल के आ रहा है गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए जो इस फील्ड को चुनती हैं, क्योंकि इस फील्ड को चुनने पे अक्सर लड़कियों को जज कर लिया जाता है कि ये वैसा वाला काम करेंगी, अरे ये अच्छा नहीं करेंगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पर गर्ल्स को अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत सारे उनको अवसर दिए जाते हैं अपने आप को निखारने के, अपनी कला को दिखाने के लिए, एक्टिंग को लेकर हो चाहे म्यूज़िक को लेकर हो। बहुत अलग अलग प्रकार का कंटेंट उनके लिए लिखा जा रहा है। राधिका आप्टे जैसी जो एक्ट्रेस हैं वो बहुत आगे निकल के आ रही हैं, अलग स्टोरी ला रही हैं, उसमें कोई हीरो नहीं रहता, ऐसा कोई हीरोइन नहीं रहती, बहुत
बहुत हाँ, सिर्फ- फेमस वाला हाँ, ऐसा। एक महिला कैरेक्टर के लिए हाँ। पूरी फिल्म लिखी जा रही है, हाँ। ये बड़ा बदलाव है। शांतनु, इसी सवाल को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। जी। जिस तरीके से महिलाओं के लिए स्कोप बना है, लड़कियों के लिए स्कोप बना है, एक बराबरी का दर्जा जो बहुत दिनों तक महिलाएं खोजती रही सिनेमा में, टीवी पर, थिएटर में, क्या वो अब वो मौका है, लग रहा है आपको कि वो बराबरी का दर्जा महिलाओं को खासतौर पर मिल गया है? हाँ, मुझे भी लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा दर्जा अब मिलने लगा है। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अब मिलने लगा है। और मुझे लगता है कोई भी फिल्म ना, जब हीरो और हीरोइन ना चलाकर उसे विषय चला रहा है, उसका टॉपिक, कि वो क्या टॉपिक कन्वे करना चाहता है अपने दर्शक को, तो उसमें आप फिर डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि ये हीरो मैं ऐसा दिखा दूँ या हीरोइन मैं ऐसा दिखा दूँ, क्योंकि मुझे विषय दिखाना है कि मेरा टॉपिक क्या है और मैं क्या चीज़ अपने जो ऑडियंस है उसको डिलीवर करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे आप इक्वालिटी रखोगे कि मेरे लिए जैसा हीरो है वैसे ही हीरोइन है, मेरे लिए हीरो हीरोइन ना होकर वहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स हैं और मैं इन कैरेक्टर्स के माध्यम से अपनी ये स्टोरी कन्वे करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है कि अब आती है टॉपिक का सिलेक्शन, कि आप टॉपिक कैसे चुन रहे हैं। वुमेन ओरिएंटेड आप टॉपिक अगर चुन रहे हैं तब उनकी प्रधानता बढ़ रही है, और ये अभी ही हो रहा है, और ये बहुत अच्छा पहल है मेरे हिसाब से कि उस मामले में बढ़ा रहे हैं हम। जी, जिन लोगों ने इतना इंटरव्यू देख लिया है उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा जो मैंने अभी अभी सोचा, कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस फील्ड में आने के लिए मजा तो है, एक अपना अपना पैशन पूरे करने के लिए ठीक जगह है, लेकिन कई दफा हम देखते हैं कि थिएटर में काम कर रहे लोग अपनी आर्थिक आजादियों को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि दूसरे पेशे में काम कर रहे लोग हमसे ज्यादा अमीर हैं, हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम इसमें नहीं पैसे कमा रहे हैं। तो क्या ये बदलाव आया है, या उन बच्चों को आप समझाइए कि क्या आप कम पैसे कमाकर भी एक सही फील्ड में रह सकते हैं? मुझे लगता है, या फिर कितना पैसा है यही बता दीजिए। अब कितना पैसा है ये तो जो पर्सन काम करेगा उस पर है, और उस पर काबिलियत कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि पैसा आपको कैसा मिल रहा है। मेरे हिसाब से जब फील्ड चुनने का काम आता है तो आप ये सोचिए कि किसी भी जगह काम जा रहे हैं, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं कि मैं इंजीनियर बन के मैं ये करूंगा तो इससे मुझे ऐसा पैसा मिलेगा। नहीं, आप अगर इंजीनियरिंग में फोकस करेंगे आप, तब आपको पैसा मिलेगा। ये चीज ऐसे ही यहाँ पे है, आपको अपनी इस फील्ड के क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा कि इस फील्ड का क्राफ्ट क्या है, ये फील्ड क्या है। और आप ये तो नहीं कि कहीं ऊपरी तौर पर उससे आकर्षण हो गया कि यार इसमें यार अच्छा पब्लिसिटी है यार, अपने लोग जानेंगे यार तो अपनी धाक बन जाएगी। नहीं, अगर काम करेंगे तो आपको लोग जानेंगे और तब आपको लोग काम देंगे और उस काम से आपको पैसा मिलेगा। आप काम के हिसाब से यहाँ पर है। और थिएटर तो मेरे हिसाब से मैटर ऑफ चॉइस वाली है। थिएटर कभी फोर्स नहीं करता है कि चलो नहीं तुम्हें करना ही है थिएटर। थिएटर तो ऐसा इटसेल्फ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद अपनी चॉइस से आते हो कि हाँ यार कि मुझे करना है। और जब आप थिएटर आते हो ना, तब आपको डिसिप्लिन दिखता है, तब आपको वहाँ पर कितनी हार्ड वर्क है ये दिखता है, और तब उस हार्ड वर्क का रिजल्ट जब आता है तो वो जो आपको तसल्ली देती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर मैं बिना मेहनत करके दो रोटी खा रहा हूँ तो मैं उस किसी अच्छी चीज के काबिल नहीं हूँ। अगर बिना मेहनत के खा रहा हूँ तो मेहनत करके खाइए तो हर फील्ड अच्छी है। अंशुल, अभी हाल ही में आपने एमएक्स प्लेयर के लिए, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, फिल्म की मेरी जुआना, लीड कैरेक्टर था उसमें। जी जी, कैसा अनुभव था उसका ये भी बताइए। साथ में ये भी बताइए कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक नई दुनिया, एक नया संसार खुला है कलाकारों के लिए, वो कितने रास्ते खोल रहा है और किस तरह से स्कोप बन रहा है नए कलाकारों के लिए? डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट की बहुत मदद की है, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले तक मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं क्या मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था कि नरसिंहपुर में शूट करके 4-5 लोग मिलके, जो कि प्रोफेशनल लोग मिलके, सिर्फ छोटे शहर, बहुत छोटा सा शहर है नरसिंहपुर जिला है, तो उस शहर की फिल्म किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, एमएक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसको मिल जाएगा। पहले लोग कंटेंट बनाते थे और उस कंटेंट को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके उनके पास वो कंटेंट पहुंच पाता था। आज हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आसानी से आपकी चीजों को जनता तक, उनके पास ह्यूज ऑडियंस है, तो आप अपनी जो चीजें हैं उनके माध्यम से आप मतलब छोटे शहर का या जो अच्छा कंटेंट है वो कंटेंट आप
अच्छी जगह पहुंचा सकते हो जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो उससे एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा है। जो मतलब कि आप जो अपनी बात कहना चाहते हो, जैसे मेरी जोआना एक बात कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की, दूसरी बात उसका मेन मोटिव ये है कि जो कम उम्र में जो बच्चे, हमारा एक मैसेज ये था उस फिल्म के थ्रू कि कम उम्र में जो बच्चे किसी इन्फ्लुएंस में आके, बाहरी इन्फ्लुएंस में आके या अपने आसपास की चीज़ों से आकर्षित होके किसी चीज़ को गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद के नतीजे नहीं सोचते कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। एक छोटी सी कहानी है कि दो लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, बिट्टू और जोआना। तो बिट्टू जोआना को लेके भाग जाता है, लेकिन भागने तक का सफर आसान था, भागने के बाद असली कठिनाइयां शुरू हुई कि जोश जोश में भाग तो गए हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि आर्थिक परिस्थिति भी देखना है, दोनों को खाना पीना भी देखना है, दोनों को पैसे भी कमाने हैं। तो वो जो भागने के बाद की कहानी है वो मेरी जोआना दिखाती है। तो जो बात हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे तो वो MX प्लेयर के माध्यम से या ऐसे OTT प्लेटफॉर्म नहीं होते तो बड़ी मुश्किल तो बहुत मुश्किल था ये हमारे लिए। फिर हमें वही कि एक बड़ा वो कंटेंट लेके जाओ कहीं पे और आप करीब 3 घंटे की फिल्म बनाओ, या आपके पास बहुत ज्यादा बजट हो, आपके पास प्रोड्यूसर तलाश हो, अच्छा DOP हो, फिर आपकी पहचान हो जैसा कि वो बहुत जरूरी है। फिर आपकी पहचान हो तो आप जाके बड़ी स्क्रीन पे उसको रिलीज करो और अपनी बात वहां तक पहुंचाओ। तो OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत फायदा हुआ है, ये तो मैं मानूंगा। चलिए, एक्टिंग की, डायरेक्शन की बारीकियों पर हमने बात की, एक स्टूडेंट को किस तरह से थिएटर के लिए तैयार होना चाहिए उस पर आपकी समझ बढ़ाने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बहुत खास बातें म्यूजिक की, क्योंकि म्यूजिक थिएटर की जान है, सिनेमा और एंटरटेनमेंट की जान है। तो अगले हिस्से में आपको कुछ गाने भी सुनवाएंगे नए कलाकारों से, क्योंकि ये लोग गाते भी अच्छा हैं और इन लोगों के पास संगीत की विधा की अच्छी जानकारी है। तो ब्रेक के बाद जरूर आइएगा। हाँ माँ, कोमल कैसी है? बोर हो रही है बेचारी। अच्छा। तुझे याद है ना, तेरे पिताजी का रिटायरमेंट है, तो तू आ रहा है ना? नहीं माँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन बेटा। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा, शाम को चलते हैं घूमने। दादू के ऑफिस का आखिरी दिन। माथुर जी, अब तो आराम से कटेगी जिंदगी। हाँ, क्यों नहीं। माथुर साहब का एक ही तो बेटा है। वो मेरे साथ नहीं रहता। पोती जरूर आई है, लेकिन 2-1 दिन बाद वो भी चली जाएगी। शाम को घूमने चलेंगे बेटा। बाबूजी पहुंच गए। दादू, आपका ही नाम है। कोई बात नहीं। बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से, टूटेगा न छूटेगा किसी भी दूरी से। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंशुल के हाथ में गिटार आ चुका है, यानी कि ब्रेक के इस पार बारी है म्यूजिक की। लेकिन उसके पहले कुछ और सवाल, जहां से बात छूटी थी वहीं से शुरू करते हैं। अंशुल, मेरी जवाना में आप बिट्टू की कहानी तो बता चुके कि किस तरह से बिट्टू अपनी प्रेमिका को लेकर निकल जाता है और फिर कठिनाइयां शुरू होती हैं। इस फिल्म के एमएक्स प्लेयर तक पहुंचने के पीछे कौन कौन से और लोग रहे, पर्दे के पीछे किन्ने क्या भूमिका निभाई, नरसिंहपुर का क्या इसमें सब्जेक्टिव असर था, वो भी बताइए थोड़ा। इस फिल्म का पूरा क्रेडिट जो है इसके डायरेक्टर नयन पचौरी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये फिल्म पॉसिबल नहीं होती। वो बहुत अच्छे तरीके से उसने मुझे बिट्टू का किरदार जो था, एक तरह से उसने मुझे जीने का मौका दिया और उसने मुझे इतने अच्छे से ब्रीफ किया। हम लोग 15-20 दिन की वर्कशॉप पे थे और रिहर्सल्स हमने जो की, उस दौरान जो डायरेक्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टर ही आप एक्टर को बताता है कि आखिरकार जो कहानी उसने या जो डायरेक्शन वो करना चाहता है जिस फिल्म का, वो क्या कहना चाहता है उसमें। पिक्चर उसी के दिमाग में चल रही है, उसी के दिमाग में चल रही होती है। तो उसने जितने अच्छे से मुझे ब्रीफ किया, तो मैं इसलिए पूरा क्रेडिट तो नयन का है। इसके साथ साथ फिल्म में हमारे म्यूजिक दिया है नेवल प्रोडक्शन, गीतेश यादव है, उसके गाने गाए हैं आर्यन तिवारी और शुभ्रा अग्निहोत्री ने, और डीओपी हमारा था अभिषेक, एक है नरसिंहपुर का मेरा भाई ही है, दोस्त है। हम लोग सब लोग आपस में जान पहचान वाले ही थे और एक आइडिया था, उसको लेके नयन ने एक स्क्रिप्ट लिखी। और नरसिंहपुर का ये असर था कि नरसिंहपुर में तो पूरी शूट हुई है और जो हमारे कैरेक्टर्स थे, बिट्टू, जुआना और हमारे फिल्म में और जो 4 कैरेक्टर और थे, वो सारे कैरेक्टर नरसिंहपुर या छतरपुर या सागर, हमारे जो बुंदेलखंड के इलाके होते हैं, हमने उसमें टच भी दिया है, बुंदेली लैंग्वेज को भी यूज किया है। तो जो कैरेक्टर्स हमारे यहाँ के ही लोग होते हैं, सेम वैसी ही चीजें हमने रखी, हूबहू हमने उसको ऐसा ही बनाने की कोशिश की। तो ये उसके पीछे की कहानी थी। बहुत बढ़िया। शांतनु, इप्टा का बड़ा योगदान रहता है नए कलाकारों को मौका देने का, मंच देने का और उनके दिमाग में थिएटर की एक समझ बनाने का। आप छतरपुर में इन दिनों हैं, काफी दिनों से हैं, आप यहाँ थिएटर भी कर रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा यहाँ के थिएटर का और यहाँ इप्टा के साथ जोड़ने का? मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे अभी जैसे इप्टा के बारे में कोई पूछता है तो मुझे सीधा वो दिन याद आता है जब हम पहली बार शिवेंद्र सर से मिले थे। हमारी एमपीएचडी की वर्कशॉप लगी थी, जब हम लोग एमपीएचडी में थे तो हमारी 7 दिन की वर्कशॉप यहीं छतरपुर में लगी थी और वो इप्टा के माध्यम से ही हुई थी वो। और तब हमारी मुलाकात शिवेंद्र सर से हुई थी, जो कि ये गांधी आश्रम में कंडक्ट कराई गई थी। वहाँ दमयंती जी हैं, उनके यहाँ पर ये प्लेस लेकर कराया गया था। और उसके बाद जब हम लोग वापस गए तो एक शो हमने किया यहाँ पर छतरपुर में। और उसके बाद जब ये मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की जो अध्ययन अनुदान योजना के अंतर्गत मैं जो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे सिर्फ याद आता है अपने गांव से मुझे कॉल करना सर को कि सर मैं प्ले करना चाहता हूँ वहाँ पर। तो सर ने सीधे बोला कि आ जाओ, तुम करते हैं अपन कुछ बनाते हैं अच्छा सा। तो मुझे ये याद आता है सिर्फ। और इप्टा सच में बहुत बहुत मेहनत कर रही है अपने, मतलब यहाँ पर रंगमंच को जीवित रखने के लिए, कि कैसे रंगमंच यहाँ पर इतनी छतरपुर जैसी छोटी सी जगह पर अभी भी खड़ा है अपना और इतने अच्छे तरीके से हो रहा है। और उसमें इप्टा छतरपुर को मतलब बहुत बहुत सलाम है कि वो इतने अच्छे उसमें माध्यम में काम कर रही है। चलिए, तो इप्टा को भी धन्यवाद जो लगातार कोशिश कर रहा है कि नए कलाकार निकलें और थिएटर को और विस्तृत करें और विकसित करें जी। और अब इस आखिरी सेशन में हम चाहेंगे कि आप अपनी खूबियों के साथ इस कार्यक्रम को थोड़ा संगीतमय कर दें। एक गीत जो मैं अक्सर किसी वीडियो में मैंने सुना था, देवेंद्र अहिरवार का लिखा वो गीत है जो हमारे यहाँ के छात्र हैं और एनएसडी से पास आउट हैं। वो गीत की पेशकश आई थी कि उस गीत को आप सभी कलाकार सुनाएं, गुनगुनाएं, ताकि हमारे दर्शक उसका मजा ले सकें जी। तोरी बैया पकड़ चली जाऊंगी, सैया तोरी बैया पकड़ चली जाऊंगी, और इस दुनिया में वापस ना आऊंगी, और इस दुनिया में वापस ना आऊंगी। ओ महुए की मद मस्त हंसी में, महुए की मद मस्त हंसी में,
प्रेम का थोड़ा शहद मिलाऊंगी, प्रेम का थोड़ा शहद मिलाऊंगी। सपनों के छोरों से, अखियों के कोरों से, और सावरे तो से लाडे लगाऊंगी। सैया तोरी भैया पकड़ चली जाऊंगी, सैया तोरी भैया पकड़ चली जाऊंगी। और इस दुनिया में वापस ना आऊंगी, और इस दुनिया में वापस ना आऊंगी, और इस दुनिया में वापस ना आऊंगी। तो इसी तराने और इन्हीं मुस्कुराते चेहरों के साथ इस मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रंगमंच के ये नवांकुर आगे चलकर बड़ा नाम रोशन करें, इस देश के थिएटर के इतिहास में कुछ अच्छा लिख के जाएं, साथ ही फिल्मों में, टीवी पर, OTT पर जहां भी इनको मौका मिले वहां पर कामयाब हों। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में वक्त देने के लिए। शुक्रिया।